हेलो एम्स एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग। ड्रीम्स मोटो चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब आपके पास जो है वो सिर्फ 40 दिन का टाइम बचा हुआ है। आपका एग्जाम जो है वो 8 जून 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो आपके पास अगर देखा जाए तो मिनिमम 40 दिन का टाइम बचा हुआ है। इन 40 दिन को अगर आप अच्छे तरीके से यूज कर लेते हो तो इस साल आपका सिलेक्शन जो है वो एम्स में हो जाएगा और आप एम्स से अपनी बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है वो आप कंटिन्यू कर पाओगे। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स के मैंने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन देखे कि मैम जैसे जैसे एग्जाम का टाइम पास आता जा रहा है स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब हम प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो चैप्टर छूट जाते हैं, चैप्टर्स पढ़ते हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस रह जाती है। ठीक है, तो किस तरीके से इस टाइम को मैनेज करें और जो स्ट्रेस हो रहा है उसको किस तरीके से मैनेज करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि सिर्फ अकेले आप एग्जाम में नहीं बैठने वाले, बहुत से स्टूडेंट्स हैं ना जो इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये सिम्टम्स आपके साथ अकेले नहीं हो रहा है कि आपको एग्जाम की टेंशन हो रही है या आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इस स्ट्रेस लेवल को मैनेज करते हुए अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं और ये वही स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन इस साल एम्स में होगा और जो 2024-2025 का जो सेशन है उसमें एडमिशन लेकर एम्स से अपनी बीएससी नर्सिंग की डिग्री जो है उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे आपके पास 40 दिन का टाइम बचा हुआ है तो आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी प्रिपरेशन में यूज कर पाए। बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि मैम जैसे 40 दिन का टाइम बचा हुआ है तो अब हम कितने घंटे अपनी प्रिपरेशन को दें, मतलब कितने घंटे सही रहेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे आपके पास 40 दिन का टाइम बचा हुआ है, लगभग 12 से 13 घंटे जो है वो अपने प्रिपरेशन को दें क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है। ठीक है, सिलेबस जो है वो आपको पता है कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस आपको मेन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आपको बायोलॉजी के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है, फिजिक्स के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ इनके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके जो नोट्स हैं उनको भी पढ़ना है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह हैं उनको भी पढ़ना है। उसी तरीके से जीके के भी क्वेश्चंस कुछ पढ़ने हैं। ठीक है, करंट अफेयर के बारे में भी पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा कंटेंट है, तो इसलिए आपको एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि मैम मतलब हम अच्छे तरीके से पढ़ तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो चैप्टर छूट जाते हैं, चैप्टर पढ़ने बैठते हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो ये होता है, सभी स्टूडेंट्स के साथ होता है, बहुत ही कॉमन सिम्टम है। ठीक है, आप कोशिश कीजिए कि आप दोनों चीजों को मैनेज करें, जो चैप्टर्स हैं उनकी रीडिंग भी सही तरीके से कर पाएं और साथ ही साथ जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएं। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो इस बात को लेकर परेशान थे कि मैम हम क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो कहाँ से करें, समझ में नहीं आ रहा है कि हमें ना तो मॉक टेस्ट वगैरह अवेलेबल हो पा रहे हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल हो पा रहे हैं, और जब तक हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमारा सिलेक्शन किस तरीके से होगा। और ये बात बिल्कुल सही भी है कि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, जिस तरीके के मेन एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप उनको सॉल्व नहीं करोगे, प्रॉपर टाइमिंग के साथ सॉल्व नहीं करोगे, तो तब तक आपको कैसे पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन कैसी हो रही है। ठीक है, तो जैसे मैंने बहुत से मतलब जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह प्रोवाइड की जा रही है, मैंने बहुत सी टेस्ट सीरीज को पढ़ा, उसके बाद मुझे जो सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज लगी, नर्सिंग टू नॉर्सेट का एक ऐप है, आप उस ऐप पर जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। जो टेस्ट सीरीज वो प्रिपेयर की गई है वो प्रॉपर एम्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रिपेयर की गई है। ठीक है, क्योंकि जो भी एम्स का सिलेबस है, ठीक है, जिस तरीके के क्वेश्चन एम्स में पूछे जाते हैं हर किसी के बस की बात नहीं है कि जो एम्स के प्रॉपर सिलेबस को फॉलो करते हुए टेस्ट सीरीज को प्रिपेयर कर पाए। एम्स का लेवल थोड़ा सा हाई होता है, तो आप नर्सिंग टू नॉर्सेट के द्वारा जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है आप उस ऐप को डाउनलोड करते हुए जो टेस्ट सीरीज है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, अगर नर्सिंग टू नॉर्सेट का ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस जो है वो भी मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं कि मैम जैसे हमने अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट हमारी हो गई है, अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम प्रिपरेशन हमारी जो कंप्लीट हो गई है तो कितनी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हुई है। तो ये आपको तब समझ में आएगा जब आप जो मॉक टेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट करोगे। तो नर्सिंग टू नॉर्सेट के द्वारा आपको 10 मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपके एग्जाम तक। ठीक है, तो आप उन मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन का लेवल जो है वो कितना चल रहा है, आपको और कितना फोकस करने की जरूरत है।
अब स्टूडेंट्स इस बात को लेकर परेशान है कि मैम एनसीईआरटी की बुक को अगर हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, और अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो हम एनसीईआरटी बायोलॉजी की बुक नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप इन दोनों चीज़ों को मेंटेन कीजिए। लगभग 20 से 30 पेज एनसीईआरटी के बुक के डेली पढ़िए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो बायोलॉजी का सिलेबस है आपको पता भी नहीं चलेगा और कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजी एनसीईआरटी के जो लाइन्स हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म में पूछ ली जाती है, ठीक है। जो टेबल्स हैं, जो डायग्राम्स हैं, वो डायरेक्ट जो है वो कभी कभी क्वेश्चन फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप सोच के देखिए कि अगर आप जो लाइंस पढ़ के जा रहे हो, अगर उन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए गए बिना इधर उधर मॉडिफाई किए हुए, तो आपको कितने मार्क्स का बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो आप जो एनसीईआरटी की बुक है उसको बिल्कुल स्किप ना करें। एनसीईआरटी की बुक जो बायोलॉजी की है उसको डेली 20 से 30 पेज जरूर पढ़े। 20 से 30 पेज पढ़ने का क्या मतलब है? 20 से 30 पेज पढ़े, जिससे क्या होगा कि लगभग आप डेली जो है 2 से 3 चैप्टर्स को कंप्लीट करोगे, ठीक है। और आपने जो 2 से 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए, आप उन्हीं के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो आपको पता भी नहीं चलेगा और कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इससे स्टूडेंट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर परेशान है कि मैम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें याद ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो रटने वाला पोर्शन है। आप जितना उसको जो भी कंसेप्ट वगैरह हैं, जो भी एक्सेप्शंस वगैरह, आपको जितने बार आप उस चीज को पढ़ोगे आपको उतनी चीजें याद होंगी, और आप साथ ही साथ जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करें, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपको ये भी समझ में आएगा कि अरे ये जो भी कंसेप्ट दिए गए हैं इससे क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, ठीक है। और फिजिक्स के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको जरूर सॉल्व करें। बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा कि आप सिर्फ फिजिक्स के चैप्टर्स पढ़ रहे हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस साल आपको सिलेक्शन लेना है तो फिजिक्स के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, क्योंकि जब फिजिक्स के क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करोगे तो आप मेन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कर पाओगे, ठीक है। फिजिक्स के लिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक तो आप कंसेप्ट पढ़िए, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलाज को जरूर याद कीजिए, जैसे भी हो पाए आप फिजिक्स के फॉर्मूलाज को याद कीजिए। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे हैं तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपको 2 बेनिफिट होंगे, एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी और साथ ही साथ जो फॉर्मूलाज हैं वो भी याद होंगे, ठीक है। उसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रिएक्शंस को जरूर पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें, और कोशिश करें कि आप डेली एक बार रिएक्शंस जो हैं उनको देख लें और उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें। किसी भी चैप्टर को स्किप ना करें। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके मैंने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन देखे कि मैम हम 11th का सिलेबस पढ़ लें या 12th का सिलेबस पढ़ लें, कौन सा ऐसा सिलेबस है जिससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है वो क्लास 11th और क्लास 12th बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो तीनों सब्जेक्ट हैं उनसे प्रॉपर सिलेबस पूछा जाता है, ठीक है। जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको कहीं पर भी ऐसा कोई अपडेट नहीं मिलेंगे कि क्लास 11th का सिलेबस ज्यादा पूछा जाता है, क्लास 12th का सिलेबस जो है वो ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट्स को ये इंफॉर्मेशन मिली है कि क्लास 12th का सिलेबस ज्यादा पूछा जाता है तो उसको पढ़ ले, तो ये बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है। आप ऐसी इंफॉर्मेशन से बचें, ठीक है। सिलेबस जो क्लास 11th और क्लास 12th का है उसको कंप्लीट पढ़ें, तभी आपके जो मेन एग्जाम में क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम हम चैप्टर्स को ही पढ़ के सिर्फ एग्जाम में चले जाए, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करें। तो अगर आप ऐसा करके जा रहे हो तो आप एक बात और सोच कर जाएं कि इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं करोगे आपको कैसे पता चलेगा कि जो मेन एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाएंगे। जब आप कंसेप्ट पढ़ोगे, क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करोगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि ये जो कंसेप्ट है इससे किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखिए, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि आप चैप्टर वाइज कोशिश कीजिए 40 से 50 बेसिक क्वेश्चंस जरूर कंप्लीट कर लें। बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि मैम जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो हमसे नहीं सॉल्व हो पा रहे, खासकर फिजिक्स के लिए कि मैम जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहे। तो देखिए, सबसे पहले जो भी चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है तो उसके बेसिक क्वेश्चंस कंप्लीट करें। जब आप फिजिक्स के बेसिक क्वेश्चंस जो हैं उनको कंप्लीट कर लोगे तो क्या होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और हो सकता है कि आप जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करें, ठीक है। लेकिन आप बेसिक जो फॉर्मूला है कि लगभग एक चैप्टर के 40 से 50 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें, क्योंकि जब आप 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें बेसिक क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, जो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं वो भी कवर हो जाएंगे, और थोड़े से जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक बैलेंस लेवल में चलेगी, ठीक है। एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट, कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।